गुड मॉर्निंग। आज अपन लास्ट क्लास में अपने केम प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि भाई केम प्लांट्स क्या होते हैं, उनकी जानकारी ली थी। आज अपन इसके आगे प्रकाश शोषण स्टार्ट करेंगे कि भाई प्रकाश शोषण क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, किसने इसके बारे में खोजा था, इनकी बात करेंगे। तो आज अपनी हेडिंग रहेगी प्रकाश शोषण। प्रकाश शोषण स्टार्ट करते हैं आज। प्रकाश शोषण देखिए, फिर इसमें बोलते से फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन के देखिए कि पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य शोषण के अतिरिक्त होने वाला शोषण, जिसमें ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है परंतु ऊर्जा उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, वह CO2 विमुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश शोषण कहते हैं। देखिए प्रकाश शोषण क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। होता है क्या, सिंपल सी क्या घटना रहेगी कि भाई अपन ने C3 साइकिल पढ़ा था, केल्विन चक्र पढ़ा। केल्विन चक्र में क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई केल्विन चक्र के अंदर जो आपके RUBP होता है, राइबोलेज 1,5 बिस्फॉस्फेट, ठीक है, ये आपके क्या करता है, CO2 को सबसे पहले ग्रहण करने वाला एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये CO2 को ग्रहण करके क्या बनाता था? फास्फोबिल्सरिक एसिड बनाता था, PGA बनाता था, जो क्या था, 3 कार्बन का था, इसलिए अपने से क्या कहते थे? C3 साइकिल कहते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी जब CO2 की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाता है? CO2 की मात्रा तो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तब देखिए एक और बात की थी कि भी ये जो RUBP है, इसमें CO2 जो है RUBP के साथ जुड़ता है, इसको जोड़ने में कौन सा एंजाइम योगदान देता है? रूबिस्को। कि रूबिस्को एंजाइम जो है वो मुख्य योगदान देता है, ठीक है। अब मान लीजिए CO2 कमी हो गई तो रूबिस्को क्या करता है? अभी यहाँ कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह कार्य करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है पादप कोशिकाओं में, मेसोफिल सेल्स के अंदर, तब ये RUBP क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और रूबिस्को एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीकरण का कार्य करता है, और इसकी जुड़ने की वजह से एक यौगिक बनता है जो 2 कार्बन का होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलेट कहा जाता है। ग्लाइकोलेट कहा जाता है। ये क्या होता है? 2 कार्बन का होता है, इसलिए इस चक्र को क्या कहते हैं? C2 चक्र कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कह देते हैं अपन? प्रकाश शोषण कह देते हैं या फोटो रेस्पायरेशन कह देते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और ऑक्सीजन अपने शोषण में काम आता है, इसलिए इसे क्या कह दिया? प्रकाश शोषण कह दिया। तो ये प्रकाश शोषण जो आपके होना, एक घटना, एक निरर्थक अभिक्रिया, एक हानिकारक अभिक्रिया है। देखिए क्यों? एक तो ये क्या कर रहा है आपके कि भाई CO2 से जो आपके PGA बन रहा है, PGA से पादपों में ग्लूकोज बनेगा, जो पादपों के लिए सामान्य क्रिया है, ठीक है। तो उसको रोक रहा है। क्यों? कि जब CO2 की मात्रा कम, ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई, तो अब RUBP क्या करेगा? PGA नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? ग्लाइकोलेट बनाएगा, C2 चक्र बनाएगा, तो इसका निर्माण नहीं हो रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रोक रहा है। दूसरी चीज़, जो ऑक्सीजन शोषण क्रिया में प्रयोग होनी चाहिए जंतुओं में, वो ये खुद प्रयोग कर रहा है अपने ऑक्सीकरण की क्रिया की वजह से। इसमें कोई ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक हानिकारक अभिक्रिया है। तो C3 प्लांट्स में ये प्रकाश शोषण की वजह से ही C3 प्लांट्स जो होते हैं C4 और केम प्लांट्स की तुलना में क्या होते हैं? ज़्यादा दक्ष नहीं होते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो प्रकाश शोषण की परिभाषा अपन एक अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं। तो क्या हो गया कि प्रकाश की उपस्थिति में जो आपके क्या है कि ऑक्सीजन द्वारा, कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण, क्या हो रहा? कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है कि कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन से क्या करेगा? इसे क्या बोल देंगे? कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, परंतु क्या होगा? ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, वह CO2 का विमुक्तिकरण होता है। CO2 बाहर निकलती है लेकिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश शोषण कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसके आगे और बात करते हैं
कि भाई इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का शोषण अभिक्रिया की तरह विघटन होता है परंतु ऊर्जा मुक्त नहीं होती। भाई भोज्य पदार्थ जो बने उनका विघटन होगा लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा कि भाई ऊर्जा मुक्त नहीं होती इसलिए से क्या कहा गया, नष्टकारी क्रिया भी कहा गया। ध्यान रखना क्या कहते हैं इसे, नष्टकारी, हानिकारक, निरर्थक क्रिया भी कहते हैं, नष्टकारी क्रिया कहते हैं। इसके आगे देखिए आप कि प्रकाश शोषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो प्रकाश शोषण शब्द के प्रकाश शोषण शब्द जो आपके किसने दिया था, क्रोटकोव ने सबसे पहले प्रकाश शोषण शब्द दिया था। और ये क्रिया केवल शीतली पात्रों में होती है, ठीक है। ओटो वारबर्ग ने बताया कि O2 की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करती है, संदमित करती है। क्या एक वैज्ञानिक होता है ओटो वारबर्ग, आप वारबर्ग याद कर लीजिए। तो ओटो वारबर्ग की बात करते हैं। तो वारबर्ग ने क्या बताया था कि भी प्रकाश शोषण की क्रिया जो होती है वो C3 पात्रों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये O2 की उपस्थिति में क्या होता है आपके कि जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो आपके प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करता है, संदमित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर संदमित हो जाती है, रुक जाती है, दर संदमित होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि भाई RUBP जो है वो CO2 को भी ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को भी ग्रहण करता है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, CO2 की कम होती है, ठीक है, तब क्या होता है, RUBP क्या करता है, ऑक्सीडेशन की तरह कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ऑक्सीडेज की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसमें कौन सा एग्जाम योगदान देता है, रुबिस्को। और क्या बनता है आपके 2 कार्बन वाला, जैसा C2 चक्र कहते हैं, ग्लाइकोलेट बनता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, वारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं। इसके आगे देखिए कि ऑर्गेन तथा बो 2 वैज्ञानिक हुए थे आपके, कौन, ऑर्गन व बो, ठीक है। इन्होंने वारबर्ग प्रभाव का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि O2 व CO2 में रुबिस्को के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और CO2 की अधिकता में रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है, जबकि ऑक्सीजन की अधिकता में कार्बोक्सिलेज के स्थान पर ऑक्सीजिनेज की तरह कार्य करता है, ठीक है। और रुबिस्को ऑक्सीकृत फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो 2 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए इसे C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। देखिए वापस समझा देता हूँ मैं आपको पूरा कि भाई आपके इन 2 वैज्ञानिकों का कथन क्या है। इन्होंने क्या बताया, किसने, ऑर्गेन व बो, इन्होंने क्या कहा कि भाई आपके ये रुबिस्को एंजाइम जो है इसमें प्रतिस्पर्धा रुबिस्को एंजाइम जो होता है इसमें आपके क्या होता है, O2 व CO2, ठीक है। कि इन्होंने क्या स्पेशल बताया कि O2 और CO2 के लिए क्या होती है, रुबिस्को में प्रतिस्पर्धा होती है। भाई CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई तो रुबिस्को क्या करेगा, आपके कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करेगा। कार्बोक्सिलेज का मतलब आपके CO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, आपके PGA बना देगा। और मान लीजिए आपके ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये ऑक्सीजिनेज की तरह कार्य करेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ के, ठीक है, क्या बना लेगा, आपके ऑक्सीजनेज से जुड़ के बना लेता है आपके 2 कार्बन वाला यौगिक बनाता है। इसे क्या कहा जाता है, फास्फो ग्लाइकोलिक। ये 2 कार्बन का होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट चक्र, या इसे क्या कहा जाता है, C2 चक्र भी कहते हैं। कहने मतलब रुबिस्को में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसके साथ रुबिस्को जुड़ जाएगा। CO2 के साथ जुड़ेगा तो अच्छी बात है, PGA बनेगा जो सामान्य प्रक्रिया फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करेगा और क्या बनेगा, फास्फोग्लाइकोलिक आपके, या ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं, इसका निर्माण करता है। और इस कारण से PGA का निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की स्वांगीकरण दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्वांगीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर ग्लूकोज जो बना है वो कम हो जाता है। और इस चक्र का अध्ययन जो है वो डेकर व टियो द्वारा किया गया था। कि इस चक्र का जो अध्ययन है, C2 चक्र का अध्ययन किसने किया था, डेकर व टियो। भाई देखो नाम किसने दिया, वारबर्ग प्रभाव किसे कहा गया, ऑर्गेन व बो ने क्या कहा, डेकर व टियो ने क्या कहा, सबका ध्यान रखना।
और प्रकाश शोषण की क्रिया जो है मुख्य रूप से 3 कोशिकाओं में संपन्न होती है। एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि प्रकाश शोषण है वो 3 कोशिकाओं में संपन्न होता है। किसके अंदर, कौन से 3 कोशिकाओं, मुख्य रूप से 3 कोशिकाओं में होता है। कौन कौन सा, याद रखना, सीपीएम से याद कर लीजिए आप, सीपीएम, सी का मतलब क्लोरोप्लास्ट, पी का मतलब पेरोक्सिसोम और एन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 कोशिकाओं के अंदर आपकी क्या होती है, प्रकाश शोषण की क्रिया कंप्लीट होती है और उपरोक्त तीनों कोशिकाओं प्रकाश शोषण में एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं कि एक इकाई की तरह के कार्य करेंगे प्रकाश शोषण जो है। ठीक है, अब आप देखिए लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करना कि भाई किस कारक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम हो जाएगी, किस कारक की उपस्थिति में न्यूनतम हो जाएगी, किस कारक की उपस्थिति में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी बात करने वाले हैं। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश शोषण को प्रभावित करने वाले कारक कि प्रकाश शोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए प्रकाश शोषण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। प्रकाश शोषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात है। देखिए कि जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया होती है कि समान प्रकाश संश्लेषण भी क्या करती है, वातावरणीय और अनुवांशिक कारकों से प्रभावित होता है। और ये जो कारक होते हैं बाह्य व आंतरिक 2 प्रकार के कारक हो सकते हैं। जैसे अपन बाह्य कारक की बात करें, जैसे प्रकाश हो सकता है, CO2 की देखो दो, इसको प्रकाश शोषण कितने भागों में बांट रखा है कि बाकी जैसी क्रियाएं जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया सभी प्रभावित होती है। उसी प्रकार से प्रकाश जो आपके प्रकाश शोषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है। इसको 2 कारकों में बांट रखा है, एक तो है बाह्य कारक, एक है आंतरिक कारक। कि बाह्य कारक व आंतरिक कारक की बात करें तो बाह्य कारक या ऐसे पर्यावरणीय कारक भी कहते हैं। पर्यावरणीय कारक कौन कौन से, देखिए सबसे पहले प्रकाश खुद ही है, प्रकाश। दूसरा है CO2 की उपलब्धता, तापमान, मृदा जल आदि। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को ये क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन कारकों द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। कि सभी ये कारक जो है ये प्रकाश संश्लेषण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए आंतरिक कारक की बात करें अपन कि भाई आंतरिक कारक कौन कौन से उनकी बात करें। देखिए आंतरिक कारक में बात करें तो अपन पर्णहरित है, संचित भोजन की मात्रा है, इसके अलावा पत्ती की आंतरिक संरचना है, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, आपके आंतरिक कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई इन कारकों को विस्तृत अध्ययन से पहले अपन को क्या है, एक सेक्स नाम के वैज्ञानिक है, उनकी परिकल्पना है सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना और एक ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम का अध्ययन करना है। ठीक है, कि ये जो बाह्य कारक है और आंतरिक कारक, इनको पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, 2 वैज्ञानिकों के कथन है, उनकी परिभाषा सिद्धांत हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना।
सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना देखिए क्या है कि ये आपके सेक्स नाम के वैज्ञानिक हुए तो उन्होंने प्रतिपादित किया था, और इनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण व किसी अन्य कार्य की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक को 3 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं, इस प्रकाश संश्लेषण में किसी भी कोई कार्य की क्रिया उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। पहला है आपके न्यूनतम मान या बिंदु, न्यूनतम मान या बिंदु। दूसरा है आपके श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान बिंदु, और तीसरा है अधिकतम मान या बिंदु। देखिए न्यूनतम मान या बिंदु क्या कहता है कि कारक की वह मात्रा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है, कि वह न्यूनतम मान वह जिसमें कोई प्रकाश किसी कारक की वह मात्रा, यह क्या है, कारक की वह मात्रा, कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण, जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा है आपके श्रेष्ठ में अनुकूलतम मान बिंदु क्या है, देखो कारक की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम हो, और अधिकतम मान बिंदु के कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। कारक की वह मात्रा, कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण, कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया रुक जाती है। कि इन्होंने 3 पॉइंट बताए, और तीनों अवस्थाओं को क्या कहते हैं, प्रधान बिंदु। इन तीनों को मिला के क्या कह देते हैं, प्रधान बिंदु। और क्या कहलाए, प्रधान बिंदु संकल्पना कहलाई। इन्होंने माना कि भाई केवल न्यूनतम मान वह मान होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को स्टार्ट कर सकता है। श्रेष्ठ में अनुकूलतम मान वह है कि जिसमें वो कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अधिकतम तक बढ़ा सकता है। और अधिकतम या मान या बिंदु क्या कहलाता है कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो तीनों पॉइंट को क्या नाम दिया गया, सेक्स के द्वारा प्रधान बिंदु संकल्पना नाम दी गई। आज पढ़ते हैं अपन ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का सिद्धांत क्या। देखिए कि भाई ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या कहता है, इसकी बात करते हैं। देखिए ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। कि भाई ब्लैकमैन जिन्होंने आपके प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में बताया, इन्होंने एक सीमादार सिद्धांत दिया। वो क्या, देखिए कि ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारकों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत वास्तव में पूर्व प्रकाशित लिबिंग का न्यूनतम का नियम का रूपांतरण है। इससे पहले वैज्ञानिक हुए थे लिबिंग
इन्होंने लिबिंग का निम्नतम का नियम दिया था, उसको बदल कर इन्होंने क्या किया, रूपांतरित करके सिद्धांत दिया था। तो ये रूपांतरण है, इसका डेवलपमेंट है, थोड़ा सा कुछ चेंज करके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत है देखिए सुनिए कि ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम के अनुसार क्या है, यदि कोई प्रक्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो अमुक समय में उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है या उस कारक से सीमित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। कहने का मतलब क्या, कोई अभिक्रिया मान लीजिए, ठीक है, कोई अभिक्रिया ए से मान लीजिए डी बन रहा है, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया मान लीजिए 4 कारक भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4 कारक भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किस कारक के द्वारा नियंत्रित होगी कि भाई किस कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया जल्दी होगी या किस कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया कम होगी। तो वो कारक इन्होंने बताया कि वो कारक कौन होगा कि जिसकी मान लीजिए इसकी मात्रा 2% है, इसकी 3% है, इसकी 4% है और इसकी 5% है कि भाई इन्होंने 4 कारक के द्वारा अभिक्रिया हो रही है। ये चारों की कारकों की मात्रा अपन एक जो कारक है इसकी 2% ली, 2 की 3%, 3 की 4% और 4 की 5% मात्रा ली। तो ब्लैकमैन के अनुसार ये अभिक्रिया जो हो रही है ए से डी बन रहा है, तो ये डी का बनना है वो किस पे निर्धारित होगा, इन 4 कारकों में से कौन इसको निर्धारित करेगा, ये डी जल्दी बनेगा, समय पे नहीं बनेगा, और ज़्यादा समय लगेगा। तो ब्लैकमैन के अनुसार कोई भी अभिक्रिया एक से अधिक कारकों के द्वारा हो रही है तो उस कारक के द्वारा प्रभावित होगी या उस कारक के द्वारा नियंत्रित होगी जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। यहाँ सबसे कम मात्रा में कौन उपस्थित है, 2%, कौन 1। तो ये 1 नंबर जो कारक है ये इस अभिक्रिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम कहते हैं। जैसे अपन बात करें कि सीमाकारी कारक में वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है कि भाई अपन मान लीजिए सीमाकारी कारक है, इसको अपने इसकी मात्रा को 3% कर दिया तो इस अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, इसको 4% किया तो अभिक्रिया की दर या जो अभिक्रिया गति वो बढ़ जाएगी। तो जो आपके सीमाकारी कारक इसकी वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। इन्होंने बताया कि जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कि अभी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है इसको कौन देखो इसमें क्या क्या चाहिए कि प्रकाश, ठीक है, कि प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर को CO2 की उपलब्धता पर निर्भर करती है कि प्रकाश भी है, CO2 क्या होता है, कम मात्रा में होता है, आपको पता 0.03% होता है। तो इस अभिक्रिया में CO2 क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और CO2 और प्रकाश दोनों सीमाकारी है तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक सीमाकारी कारक की मात्रा पर निर्भर करती है। मान लीजिए 2 कारक यहाँ पर देखिए, प्रकाश और CO2 दोनों सीमाकारी है मान लीजिए, तो इनमें से कौन से सीमाकारी कारक के द्वारा ये प्रभावित होगी, तो प्रकाश संश्लेषण दर अधिक सीमाकारी कारक पर निर्भर करेगी कि दोनों में से जिसकी मात्रा अधिक होगी सीमाकारी कारक मात्रा, उसे क्या करेगी, ये आपके नियंत्रित होगी। अब देखिए ये तो हो गया आपके ब्लैकमैन का नियम। अब रहा आपके, अपन स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले प्रकाश स्टार्ट करते हैं। आज एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रकाश से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रकाश की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश के वर्णक्रम या दृश्यमान के भाग में संपन्न होती है। दृश्यमान का भाग मतलब हो गया, आपको पता है प्रकाश जो आती है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके आपने बताया था 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की जो तरंग दैर्ध्य जो होती है, जिसे अपन कहते हैं पार कहते हैं, क्या कहते हैं, पार, फोटो एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो ये जो आपके सक्रिय विकिरण कहते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो होता है कि भाई ये इसके बीच में जो तरंग दी जाती है इसके बीच में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो है वो प्रकाश की तीव्रता है वह इसके प्रकार से प्रभावित होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर जो होती है वो लाल क्षेत्र में होती है कि भाई प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कौन से आपके दृश्य क्षेत्र में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक कौन से कलर में होता है, आपके लाल कलर में होता है। कि लाल रंग की जब तरंग दैर्ध्य आएगी, ठीक है, लाल क्षेत्र का जब तरंग दैर्ध्य आएगी तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। और उससे थोड़ी किस में कम होगी, आपके नीले में, नीले क्षेत्र में थोड़ी क्या होगी, कम होगी। और हरे में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है,
और हरे रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण, हरे क्षेत्र के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो आने वाले जो प्रकाश आता है, अलग अलग रंग का तरंग दे दिया, अलग अलग रंग जो आता है, अलग रंग जैसे लाल रंग की तरंग दे, उसकी मान लीजिए प्रकाश होता है वो 680 नैनोमीटर होता है। तो अलग अलग रंग की जो तरंग आपके जो क्षेत्र होता है उसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य पाई जाती है। तो लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, नीले क्षेत्र में उससे लाल से कम, और हरे क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि पत्तियां इसका अवशोषित नहीं करती, कि पत्तियां जो है उसका इस ये तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश आता है उसको अवशोषित नहीं कर पाती है। और प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि से प्रारंभ में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, परंतु उच्च प्रकाश तीव्रता पर इसकी दर क्या हो जाती है, घट जाती है। कि भाई प्रारंभ में तीव्रता बढ़ेगी प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मतलब बढ़ेगी तो आपके प्रकाश संश्लेषण, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ फोटोसिंथेसिस, ये भी क्या होगा आपके बढ़ता है। लेकिन अधिक उच्च तीव्रता पर जो तीव्रता क्या हो जाए प्रकाश की और ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा प्रकाश तेज हो जाए, तो फोटो सिस्टम या आपके प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस, ये क्या हो जाएगा आपके, इसकी जो संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि या तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक अन्य कारक सीमाकारी हो जाते हैं, या हरितलवक अन्य कोशिकीय अवयव जो प्रकाश के ऑक्सीकरण द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कि भाई ऐसा क्यों होता है, उस तीव्रता पे प्रकाश संश्लेषण दर कम क्यों हो जाती है, तो इसका दो कारण है कि या तो क्या होगा आपके जो आपके अन्य कारक है वो क्या हो जाते हैं, सीमाकारी हो जाते हैं, अन्य कारक क्या हो जाते हैं, सीमाकारी मतलब जो दूसरे कारक है उनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दर होगी, वो कारक कम हो जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, कम। या दूसरा कारण क्या है कि भाई आपके जो प्रकाश जो है, ठीक है, ये हरितलवक व अन्य कोशिकीय अंग जो होते हैं वो प्रकाश ऑक्सीकरण द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश आने पे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकाश ऑक्सीकरण के कारण नष्ट हो जाते हैं, के कारण क्या नष्ट हो जाते हैं, हरितलवक व अन्य कोशिकीय अवयव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, ठीक है। अब बाकी जो कारक है, बाह्य कारक, उनकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।